हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म इन इंडिया। क्या है जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म इंडिया का? द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म रिफर्स टू द सिस्टम बाय विच द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज डिटरमाइंड इन द रिलेशन टू अनदर करेंसी। In India, the exchange rate mechanism has evolved over time, transitioning from a fixed exchange rate system to a more market-oriented framework. इस एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में ये रिफर करता है कि सिस्टम जो वैल्यू ऑफ कंट्री की जो करेंसी है वो किस तरह से डिटरमाइन होगी एज कंपेयर टू अनदर करेंसी। जैसे डॉलर और रुपीस का, या डॉलर है पाउंड है, तो इसका जो रेट होगा वो किस तरह से होगा। तो ये किस तरह से होता है कि यहाँ का 1 रुपीज़ है, यहाँ का 85 रुपीज़ है, या यहाँ का 85 रुपीज़ है तो वहाँ का 90 है, 180 है। तो ये चीज़ें किस तरह ये इवॉल्व हुई, ट्रांजिशन फ्रॉम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम टू मोर मार्केट ओरिएंटेड। ये फिक्स नहीं है कि यहाँ का 1 वहाँ का 1, ये मार्केट ओरिएंटेड है। अब की ये बदलता रहता है कि जैसे वैल्यू चेंज होती है उस हिसाब से। फिर आते हैं इवोल्यूशन ऑफ एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म इन इंडिया। इवोल्यूशन अब कैसे हुआ ये हम इसमें देखेंगे। फिर सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम प्री 1971। द इंडियन रुपीज वाज पेग्ड टू ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। एक्सचेंज रेट वर टाइटली कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो 1971 से पहले क्या होता था, फिक्स्ड रेट सिस्टम इंडिया में चलता था कि इंडिया का 1 रुपी जो है एक ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के बराबर हुआ करता था, जो कि एक्सचेंज रेट जो टाइटली आरबीआई के द्वारा उस समय कंट्रोल किया जाता था, जो कि ये अंग्रेजों के कंट्रोल में था। फिर आते हैं नेक्स्ट है ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ब्रिटन वुड्स सिस्टम में क्या है, ये 1944 से लेके 1971 के बीच में रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द ब्रिटन वुड सिस्टम, लिंक द रुपी इनडायरेक्टली टू द यूएस डॉलर वाया गोल्ड। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा इंडियन रुपी था, ये सिस्टम अडॉप्ट करने से क्या हुआ कि इंडियन जो रुपी था वो डॉलर से जो है लिंक किया गया, और वाया गोल्ड। गोल्ड है और फिर ये रुपी, इन सब की एक होता है ना कि एक कॉम्बिनेशन में इन्हें जो है मतलब कि जोड़ा गया, मतलब ट्रांजैक्शनल वे में, ना कि ऐसे नहीं कि फिजिकल नहीं जोड़ा गया। ठीक है। फिर इसके बाद इस बीच जो है ऐसा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो $1 इज इक्वल टू 1 रुपी भी वैल्यू थी। ये मोस्टली आपने न्यूज़ में या फिर इस चीज़ को हिस्टोरिकल जो करेंसी की आप स्टडी करेंगे तो उसमें वहाँ देख सकते हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तब आपको वहाँ पता लगेगा ये चीज़। फिर आते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट। ये क्या है, 1971 से 1992 के बीच में था, और इसमें इट फॉलोज द कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम। इंडिया पेग द रुपी टू द बास्केट ऑफ करेंसीज, एग्जांपल यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड एंड जापानीज येन। दिस सिस्टम वाज इन प्लेस टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एमिड ग्लोबल चेंजेस। अब जो है जो हमारा पेग्ड एक्सचेंज रेट ये जो था ये इसलिए आया कि जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था ये कोलैप्स हो गया। उसके होने के साथ साथ ये इंडिया में ये इन्होंने अपनी करेंसीज को होता है ना कि रिलेटिव में इंडिया का रुपी, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, मतलब इसमें ये होता है कि एक करेंसी मल्टी इन, मतलब एक होता है ना बास्केट ऑफ करेंसीज से, जैसे होता है कि इनके कंपैरिजन में इतनी है, इनके कंपैरिजन में इतनी है, तो ये इतने यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज, इनके ये 4 हैं, और इंडियन करेंसी। तो ये इनके जो है एक्सचेंज रेट, ताकि एक पे डिपेंड रहेंगे, एक जगह क्राइसिस आ गई तो हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाना है। फिर इसके बाद ये है कि इस हिसाब से ये इन पे इंटरडिपेंडेंट करेगी। फिर इसके बाद है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, LERMS। ये 1992 से 1993 तक चला। फिर है इंडिया अडॉप्टेड अ ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम अंडर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस वर क्लासिफाइड एज ऑफिशियल एक्सचेंज रेट फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन, मार्केट डिटरमाइंड रेट फॉर अदर्स। अब इसमें लिबरलाइज में क्या हुआ कि ये सब तो डिपेंडेंट थे, डायरेक्ट। अब क्या हुआ, लिबरलाइज LERMS में हुआ ये कि जो हमारे कुछ हिस्सा था कि जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है जो मार्केट ड्रिवन होता था, दूसरा था जो हमारा फिक्स होता था कि ऑफिशियल रेट डिटरमाइन हो गया। लेकिन इसको फिर ये भी एक तरह का मतलब लिबरलाइजेशन की तरफ मूव किया गया। जैसे 1991 में लिबरलाइजेशन आया था, तो उससे जो है फिर इसके बाद आता है हमारा मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये 1993 से प्रेजेंट
के लिए है, मतलब करंट जो चल रहा है। इंडिया मूव टू फुल्ली मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम इन 1993। द वैल्यू ऑफ रुपीज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स इन द फॉरेक्स मार्केट विद ओकेजनली इंटरवेंट बाय द आरबीआई। अब इसमें क्या है कि इंडिया का जो इस समय करंट एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फुल्ली लाइक मार्केट ड्रिवन है। इसलिए मोस्टली होता है कि विदेश में क्राइसिस आ रही तो उसका असर और वो जगह पड़ता है। जैसे कि पानी होता है कि पानी में हम एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है उसकी वेव्स हर जगह जाती हैं। तो ये यही है कि जो भी अब सारी कंट्रीज लगभग इसमें जो जुड़ी हुई हैं कि सबका मार्केट ड्रिवन है। तो इसलिए यही होता है कि लाइक एक जगह का प्रॉफिट हो रहा है या फिर कहीं पे अगर जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर कहीं पे जैसे सिचुएशन बहुत अच्छी थी, पॉलिटिकल डायनामिक्स एकदम क्रश हो गया, फिर वहाँ बम फट रहा है, तो वो हर एक एक्टिविटी इम्पैक्ट करती है जो है कि ताकि वो जो है मतलब इसका होता है ना कि जैसे पानी में वेव्स है तो उसी तरह की ये इकोनॉमिक वेव्स है। ये सडन इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ये क्या है कि बहुत धीरे 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 धीरे, जैसे अब इंडिया में क्या था कि अभी तक सही चल रही थी, लेकिन जैसे अब रिसेशन आ रहा है क्या हो रहा है, सारी चीज़ें लाइक होती हैं कि जो है कंजेस्टेड हो रही है, कह ले कंडेंस होना शुरू हो रही हैं। वेदर आप हर चीज़ देखेंगे कंडेंस कैसे कि आपको जॉब है वो कंडेंस होगी, जॉब नहीं मिल रही है। फिर है कि क्योंकि होता है ना कि पैसा लाइक एक लिमिट है कि एक पाई है, आप उसमें से इस साल की लाइक इतनी बड़ी पाई है, अब उस पाई में से अगर आप लाइक एक पीस खा लेते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग है उसी में से ही बाकियों को खानी है। तो इस तरह का है। अब जैसे इसमें क्या है कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि जो रिच हमारे लाइक बिजनेसमैन है, अब उन्होंने लाइक अगर 100 रुपीज़ है और 90 रुपीज़ अगर उनके पास है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी इस साल जो देश में 10 रुपये हैं तो वो आम जनता में ही उतने में ही काम चलाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता उन्हें। तो इस तरह की चीज़ें ऐसे हम समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं करंट एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म इन इंडिया। अब करंट एक्सचेंज रेट के बारे में हम देखेंगे। इंडिया फॉलोज अ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नंबर वन, मार्केट फोर्सेस। द एक्सचेंज रेट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेक्स मार्केट। अब ये सबसे पहले जो फॉरेक्स मार्केट पे फुल्ली डिपेंड करता है और ये सप्लाई डिमांड को लाइक इससे असर पड़ता है, इसे मार्केट फोर्सेस भी कह रहे हैं। फिर है आरबीआई का इंटरवेंशन। आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेन्स इन द मार्केट टू कंट्रोल एक्सेसिव वोटैलिटी, मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड मैनेज फॉरेक्स रिजर्व। अब आरबीआई का काम ये है कि लाइक जैसे एक्सेस वोटैलिटी है, ताकि जो है जैसे ये होता है ना कि पैसा है तो लाइक अगर मार्केट में जैसे डॉलर की कमी तो डॉलर रिलीज करेगा और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो उसे एब्जॉर्व करेगा। ये है एक्सेस, लाइक जैसे होता है ना बहुत पैसा ना हो जा रहा कि और फिर कितना उतना ही मनी प्रिंट करना है ताकि जो जीडीपी स्टेबलाइज ना हो, इन्फ्लेशन ना हो। ये चीज़ें इनका काम है कि लाइक अगर जैसे इन्फ्लेशन है तो उस हिसाब से ये लाइक होता है ना कि अपना लाइक कंट्रोल स्ट्रेंथन करेंगे कि अच्छा इतनी वोटैलिटी होनी चाहिए, इतना पैसा लाइक होता है ना कि उसे वापस जैसे बैंकों में जमा होता है तो वो लाइक इन्होंने कम रिलीज़ किया। ये जैसे होते हैं हर साल नोट छापना है तो हर साल इन्होंने जैसे है कि क्या होगा थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे हर साल एक एक नोट कम छापेंगे तो उससे क्या होगा धीरे धीरे वो इम्पैक्ट करेगा। वरना अगर सडन कर देंगे तो इसका सडन जो चेंज होगा वो आम जनता को अफेक्ट करेगा बहुत तेज़ी से, और वो कि लाइक वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जो है आदमी टाइम के साथ धीरे धीरे शिफ्ट होता है, लेकिन अगर सडन जैसे है कि जॉब लाइक अभी धीरे धीरे सिक्योरिटी, अब अगर ऐसा हो कि सडन लाइक हो एक ही जॉब हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में मतलब होता है ना कि बहुत सारी एक होती प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो बहुत हैवॉक हो जाएगा ये चीज़ है। फिर आते हैं मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अब ये क्या एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है ताकि लाइक होता है कि यहाँ की करेंसी जैसे जापान से जुड़ी है या फिर अमेरिका से, तो क्या होता है कि जैसे एक कंट्री का फ्लक्चुएट होता है उसका असर हम पे कुछ हुआ, फिर जापान जापान की कंट्री पे कुछ हुआ, फिर रशियन कंट्रीज पे कुछ हुआ, चाइनीज़ कंट्री पे, तो ये बदलता रहता है। फिर लाइक एक जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट आया तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सब पे फैलेगा। ऐसा नहीं कि लाइक नेगेटिव वेव फैल नहीं है तो पॉजिटिव वेव नहीं फैलेंगे, ये भी असर करता है। फिर आते हैं मैनेज फॉरेक्स रिजर्व। अब जो है ये फॉरेक्स रिजर्व को भी लाइक मेंटेन करता है ताकि जैसे अब हमारा जो वो अमाउंट है फॉरेक्स लाइक जो लाइक विद मतलब कि गवर्नमेंट का उपलब्ध रहता है। उससे क्या होता है कि सरकार को जो भी चीज़ें लाइक खरीदनी होती है तो सडन हमने वो ऑर्डर किया वो आ गया, तो ये जो लाइक हमारे ये वर्ल्ड बैंक है वो इसमें से पैसा काट लेगा सीधे। तो ये एक तरह का है फॉरेक्स रिजर्व कि इतना अमाउंट उपलब्ध रहे कि ताकि सरकार मतलब जो है कुछ भी सामान ईजिली ले पाए। और लाइक ये डॉलर का जो रेट फ्लक्चुएट होता है तो उसका असर इस पर भी पड़ता है।
कि जो है अगर जैसे आज हमारे $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, अब जो है हमारा लाइक रुपी की वैल्यू घट गई, तो हमारे लाइक जो सामान है वो अब कम मिलेगा उतने ही पैसे में। फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट इन इंडिया। फिर अब क्या फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को इंडिया में लाइक जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले हाई डिमांड फॉर डॉलर, एग्जांपल ड्यू टू इंपोर्ट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डॉलर अगेंस्ट द रुपी। अब है डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की। अब क्या है कि अगर जैसे कि हमारी डॉलर की हाई डिमांड है तो इसमें क्या है कि इंपोर्ट जैसे सामान अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डॉलर अगेंस्ट रुपी, क्योंकि सामान आया तो जो डॉलर की ये वैल्यू है रुपी के अगेंस्ट ये बढ़ गई। और इसलिए जो है कंट्रीज क्या करती हैं कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। जैसे चाइना है कि उनकी वैल्यू बढ़ेगी, कंटिन्यूस वो एक्सपोर्ट करती रहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करो हर चीज़ों को कम से कम में। तो क्या है कि उनकी फिर जो है उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है इस तरह। फिर आते हैं ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या है, अ ट्रेड डेफिशिएट मोर इम्पोर्ट देन एक्सपोर्ट टिपिकली पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रुपी। जो ट्रेड बैलेंस आर ट्रेड डेफिशिएट मतलब कि एक होता है कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक तरह का डाउनवर्ड प्रेशर लगाता है ये रुपी पर। फिर है इन्फ्लेशन रेट। हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज डिप्रिशिएटिंग इट्स वैल्यू। अब हाई इन्फ्लेशन क्या है कि महंगाई आ गई, जहाँ महंगाई से आप यही समझते हैं ना कि कल आपको जो है 10 रुपए में 1 किलो आलू मिल रहा था और आज 20 रुपए में 1 किलो आलू मिल रहा है। तो यही है इन्फ्लेशन कि मतलब आपको उतनी क्वांटिटी के लिए या तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ गया, और अगर आप प्राइस कम कर रहे हो तो क्वांटिटी हाफ हो जाएगी, ये चीज़ है। फिर है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। हायर इंटरेस्ट रेट इन इंडिया अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेथनिंग द रुपी। अब हायर इंटरेस्ट रेट कैसे होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा रिटर्न अगर जैसे कोई दे रहा है, जैसे कोई सेक्टर अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है, तो ऑब्वियस बात है हर कोई उसमें पैसा लगाना चाहेगा, कहाँ से भी बाहर से ही पैसा लगाना चाहे, क्योंकि उसे भी क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपने जैसे फ्यूल है, मानिए नया टाइप का फ्यूल डिज़ाइन कर लिया इंडिया ने, अब वो जो फ्यूल है वो अच्छा है, मतलब एक तो ग्रीन एनर्जी से है और वो आसानी से लाइक खेतों में बन रहा है, तो क्या होगा कंट्रीज उस कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाएंगे ताकि वहाँ अच्छा रिटर्न मिले, क्योंकि वो है बिकेगा। अब क्या होगा कि वो फ्यूल लाइक और लोग भी खरीदेंगे तो और लोग एक्सपोर्ट हम करेंगे, फिर हमारे उसकी रुपये की वैल्यू और जो है इंक्रीज होगी। तो इस तरह से है कि और लोग लाइक उसकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई। फिर है कैपिटल फ्लोज। कैपिटल फ्लोज क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द डिमांड फॉर द रुपी। अब जो एक है कैपिटल फ्लो, कैपिटल फ्लो क्या होती है कि जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की एक में होता है कि कंपनी क्या होती है पूरा लाइक पैसा लगा के, एक तो होता है डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया जो है मतलब मशीनरी प्लांट इन सब में, और दूसरा है कि लाइक हमने कि पैसा इन्वेस्ट किया और हम मतलब कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ से चीज़ों को, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं किसी कंपनी के, ना कि हम कंपनी के एसेट्स और इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये लाइक चला भी गया जब रिक्वायर्ड था। फिर एक ग्लोबल इवेंट। ग्लोबल इवेंट क्या है, जियो पॉलिटिकल इशूज है, चेंज इन ऑयल प्राइसेस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इम्पैक्ट द रुपी। अब जैसे ग्लोबल इम्पैक्ट ऐसे ऑयल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, असर डालेगा, और फिर जियो पॉलिटिकल इशूज़ है, असर डालेगा। फिर है कि लाइक अब जैसे होता है ना कहीं कि टेररिज्म आ गया, तो इससे क्या है कि हमने वहाँ पे इतना पैसा लगाया था, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, ठप हो गई, ज़ीरो हो गई। या कोई बिजनेसमैन है उसने क्या किया कि बल्क में लाइक लोगों ने कोई बैंक डूब गया, तो फिर क्या होगा, जो वो पैसा था वो लाइक रिकवर नहीं हुआ, तो उसकी क्या होगी, वैल्यू ज़ीरो। अब ज़ीरो होने का ये मतलब नहीं कि मतलब कि अब वो पैसा बैंक कहीं से रिकवर करेगा। अब जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया में जैसे पीएनबी में जो हुआ था अमाउंट, तो वो क्या हुआ कि वो पैसा हमारा हो गया ज़ीरो, जो मतलब कि लाइक जो इन्होंने लोन लिया और वो रन अवे कर गए, अब यहाँ की सरकार रिकवर नहीं कर पाई। अब जो वो वैल्यू ज़ीरो है वो ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया, नहीं, अब जो है उसके रेशियो में अब बैंक तो ऐसा तो करेगा नहीं कि एकदम गिव अवे कर देगा, उतना बैंक के ऊपर क्या है, बर्डन है। अब बैंक को उतना पैसा निकालना है, अब बैंक को वो पैसा कैसे निकलेगा, वो पैसा ऐसे निकलेगा कि लोगों के लाइक जो एसएमएस चार्ज हैं या फ़ोन चार्जेस जो आ रहे हैं, एटीएम के चार्जेस हैं, वो एक-एक रुपए बढ़ा दिए हैं। अब उससे क्या होगा कि एक-एक रुपए बढ़ा दिए, वो चाहते तो करोड़ रुपए चार्ज करते, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं।
फिर क्योंकि लोग लाइक उसमें जो है वो करने लगेंगे कि आपने ऐसा कैसे कर दिया हमारे साथ, क्योंकि इससे क्या है कि लोगों के मन में ये आ जाएगा डायरेक्टली। और अगर धीरे धीरे लाइक बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा, वो धीरे धीरे रिकवरी होगा कि, और वो तब तक बढ़ाए रहेंगे कि लाइक जो गया है पैसा वो भी रिकवर हो, साथ में लाइक उसका इंटरेस्ट है जो लाइक वो पूरा लॉस है, अब ये चलता रहेगा लाइक एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, ये तब तक होता रहेगा कंटिन्यू जब तक कि फुल रिकवरी ना आ जाए, और प्लस जो मार्केट की सिचुएशन होगी उस हिसाब से भी। तो इस तरह की लाइक इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन ये चीज़ लाइक कॉमन लोगों को समझना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें, लाइक सो टेक्निकलिटी। फिर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एडवोकेट फॉरेक्स रिजर्व प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस स्पेकुलेटिव प्रेशर ऑन द रुपी। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर फॉरेन एक्सचेंज लाइक एक तरह की जो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वरना कि अगर जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिस कंट्री के पास नहीं है, जैसे कि श्रीलंका के पास नहीं है, ख़त्म हो रहा है, तो फिर क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है, तो ऑब्वियस बात जब कुछ होगा नहीं तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। अब जो कोई सामान नहीं आएगा या कोई रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तो आप उससे अपनी कोई टेक्नोलॉजी लाइक प्रोसेस करके फिर उसको बाहर बेच रहे थे। अगर माने 10 का सामान आ रहा है और फिर आप अंदर प्रोसेस करके उसकी वैल्यू 20 करके बाहर बेच रहे हो 25 में, तो अब जब 10 का सामान ही नहीं आएगा तो आपका पूरी की साइकिल ही रुक गई। अब पूरी साइकिल है तो देश ग्रोथ नहीं करेगा जो है, क्योंकि अब जैसे खेती है, एग्रीकल्चर में ही अगर आप एक समय तक लाइक है कि आप जो है मतलब पेड़ उगा के बीज से उसे बेच रहे हैं, लाइक वही साइकिल चल रही है, आप कंटिन्यूस कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी पेस्ट अटैक है या कोई क्लाइमेटिक लॉस है, बारिश ज़्यादा है, फ्लड है, ड्रॉट है, तो ये सब एक कारण है। तो इससे आपको बचने के लिए लाइक पैसा चाहिए कि अच्छा ड्रॉट आ गया तो हमने क्या किया कि कहीं से मंगवा लिया। जब पैसा होगा तभी तो मंगवाएंगे, जब पैसा होगा ही नहीं तो कैसे मंगवाएंगे। और फिर लाइक पेस्ट अटैक हो गया, अब आपका सारा वो ख़त्म हो गया तो आप क्या करोगे? तो आपको फिर लाइक कुछ अमाउंट चाहिए कि किसी देश से आपने मदद मांगी, तब आपके पास पैसा आया, फिर आपने क्या किया कि लाइक दवा थी, दवा छिड़की, बच गया। लाइक पेस्ट अटैक या पूरा ही आपका अनाज अगर ख़त्म हो गया तो आपने फिर से उसको लाइक आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है, आपने कहीं से फिर कुछ और ख़रीदा, तो फिर उससे क्या हुआ कि आपको लाइक फिर से आपने अपनी साइकिल फिर से शुरू हुई। अब जो आपने पैसा लिया ऑब्वियस सी बात है उसको फ्यूचर में लाइक रीपे करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से लाइक ये ज़रूरी हैं और इम्पैक्ट करती हैं। फिर है रोल ऑफ आरबीआई ने एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। अब एक्सचेंज रेट क्या है और आरबीआई का इसमें क्या रोल है? सबसे पहले है डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगा। आरबीआई बायज और सेल फॉरेन करेंसी इन फॉरेक्स मार्केट टू कंट्रोल एक्सेसिव वोलेटिलिटी। अब जैसे कि जो है जैसे जो है अगर डॉलर की बहुत जो है डिमांड बढ़ रही है तो फिर ये डॉलर सेल करेगा, और जैसे रुपी की बहुत ज़्यादा लाइक वोटेलिटी है तो रुपी को ये जो है शक करेगा। तो ये लाइक ये डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। दूसरा इनडायरेक्ट इंटरवेंशन यूज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स लाइक इंटरेस्ट रेट टू इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। अब क्या है, जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं लाइक इंटरेस्ट रेट है कि एक्सचेंज रेट को, कि ऐसे होता है ना कि आप ये करते हैं कि ऐसे इसका इंटरेस्ट रेट इतना हो गया, बैंक का 10% हो गया, तो ये मतलब है कि जैसे जो है आरबीआई ने कहा कि अब बैंकों के एफडी के इंटरेस्ट रेट ये मिलेगा इन्हें 10% पे, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई क्या करेगा कि सीधे आके बैंक में पैसे जमा करना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा लाइक बैंक में पैसा रखेंगे, आरबीआई के पास क्या आ गया, करेंसी आ गई। अब आपको इंटरेस्ट रेट वो फ्यूचर में मिलेगा। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है कि पॉलिसी लाइक टूल्स बदलते हैं। अब ये बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं हमारे। फिर इसके बाद आते हैं मेंटेनिंग फॉरेक्स रिजर्व। अब ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ एफडी वाला नहीं है, लोन वाला, ये मल्टीपल उसमें वर्क करता है बहुत सारे। फिर मेंटेनिंग फॉरेक्स रिजर्व क्या है, इंश्योर सफिशिएंट रिजर्व टू हैंडल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं ये लाइक सफिशिएंट रिजर्व मेंटेन करते हैं ताकि जो जो है मतलब पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो क्राइसिस ना आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस ना आए। कि ऐसे होता है ना कंट्रीज के पास पैसा खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एक लिमिट तक ही कोई लोन देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, कि औकात नहीं है और मतलब देश का जीडीपी का 100% आपने लोन ही ले लिया। जैसे इंडिया के केस में है कि मतलब अभी सिचुएशन करीब आ रही है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे ये वर्क होता है कि लाइक मतलब कि जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक टेंशन वाली बात है कि सिस्टम इज़ अनेबल टू हैंडल लाइक द इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द कंट्री। फिर आते हैं प्रिवेंटिंग स्पेकुलेशन, मॉनिटर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज दैट में डिस्टेबलाइज द फॉरेक्स मार्केट। अब जो है प्रिवेंटिव स्पेकुलेशन क्या है
कि आरबीआई क्या करता रहता है, हमेशा मॉनिटर करता रहता है फॉरेक्स मार्केट को। अब फॉरेक्स मार्केट है, शेयर मार्केट है, और जो लाइक मॉनेटरी पॉलिसी टूल, इनको टाइमली, इसलिए क्या होता है सबको मॉनिटर करते रहो कि लाइक अच्छा जैसे मार्केट में जो है मतलब कि वोटेलिटी आ रही है तो मनी सक करो, अच्छा लिक्विडिटी लानी है तो जो है मनी रिलीज करो। तो ये इस तरह का लाइक काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल। आप देखते हैं ना कि 25 बेसिस पॉइंट, 5 बेसिस पॉइंट ये बढ़ाते हैं, तो इसका पर्पज वो 0.5 बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ये होता है। फिर आते हैं एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। अब इसमें है फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट डिटरमाइंड सिस्टम allows the currency to adjust to global market condition। अब इसमें आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, कि मार्केट हमारा मार्केट डिटरमाइंड रहता है तो करेंसी को लाइक ग्लोबल मार्केट के कंडीशन के हिसाब से वो एडजस्ट होता रहता है। अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है, बुरा है तो सबके लिए बुरा है। ये आपने मोस्टली देखा होगा कि रिसेशन आ रहा है तो यहाँ भी आ रहा है, और अब जैसे जापान में है तो एक तरफ जैसे इधर है इंडिया है और अमेरिका है, इधर आ रहा है रिसेशन, और लोग जैसे वॉर हो रही, यूक्रेन वॉर है, तो ये भी एक कारण है रिसेशन का कि वहाँ की पूरी साइकिल रुक गई, जो कंस्ट्रक्टिव होना था सब डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब फिर से ऑब्वियस सी बात है, अगर उन लोगों को लाइक चीज़ें डेवलप करनी है, फिर से भाई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए बहुत, जो तो उन्हें कहाँ से मिलेगा। अब वो ये तरीका है कि सब भाई अपने सबकी देश की लाइक एक वैल्यू है, उसे वो ख़त्म मतलब ज़ीरो नहीं कर सकता। वो क्या करेंगे यूक्रेन वाले, फिर उन्हें फ्यूचर में लाइक वर्ल्ड बैंक से उन्होंने लोन लिया, फिर लाइक उन्होंने लोगों को फिर दिया लोन, मतलब लेकर फिर उनके जो बैंक है उन्होंने लोन दिया। अब क्या होगा, उनके जो वर्ल्ड बैंक से उन्होंने लोन लिया उसका इंटरेस्ट रेट कम है, अब जो अपने लोगों को लोन दिया उनका इंटरेस्ट रेट उससे ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, लोग हैं तो वो धीरे धीरे पैसा देंगे, तो यहाँ से उनके बैंक पैसा बनाएंगे। अब जो वो पैसा आएगा तो वहाँ की गवर्नमेंट उठा के लाइक वर्ल्ड बैंक को देगी, उनके वो फुलफिल करेगी। तो इस तरह से लाइक साइकिल चलती थी। इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे जो है मनी हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस तरह लाइक ओवरऑल वर्ल्ड का जो टोटल जीडीपी है वो धीरे धीरे लाइक बढ़ता रहता है ऐसे टाइम के साथ, इस तरह से। फिर आते हैं रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इसमें क्या है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, लाइक रिड्यूस डिप्रिशिएशन है अप्रिशिएशन ऑफ द रुपी कैन हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब है कि जैसे हम मोस्टली ये कहते हैं कि मोस्टली होता है ना कि करेंसी को कभी कभी आपने कभी क्या इसे इंडिया में हो चुका है कि लाइक करेंसीज को हम जो उसकी जो डी वैल्यू कर रहे हैं, जो है मोस्टली अभी डी वैल्यू हुआ है, अप्रिसिएशन तो नहीं हुआ है। फिर आते हैं कि इन फिर नेक्स्ट आते हैं इनकरेजेस एक्सपोर्ट, अ वीकर रुपी मेक इंडियन गुड मोर कॉम्पिटेटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। अब जो हमारा जो है एक्सपोर्ट है अब वीकर है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइक डॉलर की, अब जैसे हमारे जो है ये हमें क्या करेगा इनकरेज एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा मतलब फ़ायदा है। कैसे, क्योंकि आपका जैसे है सामान जो है सस्ता है, मतलब आपको कम पैसा लाइक करना पड़ेगा, और जब वो बाहर जाके बिकेगा तो कहाँ आपको 85 रुपये में डॉलर आ रहा है, और वहीं जब आपको लाइक आ रहा है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो लाइक कंट्री का घाटा है। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे हमारी इस समय करंट सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि लोगों को जो हमारे अच्छे लाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तभी लाइक मार्केट की जो है हमारी देश की जो लाइक जो रुपी डिप्रिशिएट हो उसे सही कर सकते हैं। फिर लाइक जैसे लोग रेमिटेंस कमा रहे हैं ये भी। फिर है चैलेंजेस ऑफ इंडियाज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। क्या चैलेंजेस हैं, नंबर वन वोलेटिलिटी, एक्सेस फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट अफेक्ट बिजनेस एंड ट्रेड, ये असर करता है बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। फिर है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव अटैक्स ऑन द रुपी कैन डिस्टेबलाइज द मार्केट। अब स्पेकुलेटिव अटैक्स जो हैं ये लाइक रुपी को डिस्टेबलाइज करते हैं, जैसे कि अगर एक हम इसका एग्जांपल लें कि जो करेंसी है हमारे पास जो है लाइक जो हमारा मार्केट है डिजिटल करेंसी जिस तरह का है, तो ये एक तरह से है डिजिटल करेंसी सडन आपने देखा होगा बहुत फ्लक्चुएट करती है, अगर लेकिन हमने इसको लिंक कर दिया अपने लाइक रुपी से या ऐसे, तो ये यहाँ की फुल्ली लाइक बहुत डिस्टेबलाइजेशन कर सकता है। तो फिर डिपेंडेंसी ऑन ऑयल प्राइस, डिपेंडेंसी क्या है ऑयल प्राइस की, सिंस इंडियाज इम्पोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल द एक्सचेंज रेट इज सेंसिटिव टू ऑयल प्राइस मूवमेंट। तो इसलिए इंडिया का लाइक इंडिया बहुत सारा लाइक अमाउंट में क्रूड ऑयल लेता है, तो ये एक तरह से है कि ये चीज़ इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा लाइक रिलेटेड कि ज़रा सा अगर लाइक ऑयल महंगे हो गए तो भी असर पड़ेगा। जैसे गोल्ड है
तो ये लिंक्ड है, ऑयल है, गोल्ड है। फिर है ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिसी चेंज, यूएस एंड ईयू इम्पैक्ट द रुपी। अब जैसे कि ये पूरा इंटरनेशनल लाइक मार्केट से लिंक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यूएस में ऐसे आ रहा है जो है हमारा इन्फ्लेशन, तो वो यहाँ भी असर पड़ रहा है उसका, कि लाइक कंपनीज हैं तो वो वापस उन्होंने सारा पैसा यहाँ से खींचा शेयर मार्केट से, सारा अपने देश में ले गए। अब जब यहाँ पैसा ही नहीं तो कंपनी क्या करेगी यहाँ पे, लाइक वो अपनी जो है अब कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे किस तरह से सैलरीज देंगे, ये चीज़ें कैसे होंगी, नहीं होंगी ना, वो बिल नहीं भरेंगे। कि जैसे वहाँ की कंपनी है, अब मानिए वो यहाँ पे टैक्स दे रही है या ऑफिस का खर्च दे रही है, लाइक ऑफिस मेंटेन, तो वो पैसा कुछ आ रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो इसी के साथ आपका ये आ रहा है सिस्टम हमने पढ़ा इसमें। सो इंडियाज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इनटू अ मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम बैलेंसिंग मार्केट डायनामिक्स विद रेगुलेटरी इंटरवेंशन। दिस सिस्टम प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी while ensuring stability in the forex market. Proper management of exchange rate is critical for economic growth, trade competitiveness and financial stability in India. तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि इकॉनमिक ग्रोथ हो, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो इंडिया की। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।